वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक होता है फॉरेस्ट, एक होता है ग्रासलैंड। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं, मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें ट्रीज बहुत ज्यादा दिखेंगे उसको हम बोल देते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, सेम एज वैसे ही जो ग्रासलैंड होता है वो रीजन जहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं प्लांट लाइफ में। ठीक है, इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है? जहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, ट्रीज दिखेगा जो कि मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन होगा, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। सेम एज वो रीजन जहाँ पे जो ग्रासेस होती है वो डोमिनेंट होती हैं, उसको हम ग्रासलैंड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ग्रासलैंड्स हैं मेक्स अप ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ टोटल लैंड सरफेस। जितना भी लैंड सरफेस हमारे पास है उसका क्वार्टर एरिया में ग्रासलैंड होती है। क्वार्टर मीन्स 25% एरिया में ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए, जितने भी टाइप के प्लांट होते हैं जो यहाँ पे ग्रो करते हैं वो टोटली किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट पे और सॉइल पे। क्योंकि यार नॉट ओनली इन ग्रासलैंड, ये ट्रीज में भी होता है ये सेम चीज़, बट हाँ सेम यहाँ पे भी वैसे ही होता है। ठीक है, और देखिए जो क्लाइमेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रासलैंड की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो जनरली क्लाइमेट के बेसिस पे जो ग्रासलैंड्स होती है उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा टेम्परेट रीजन, सेकंड आता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो टेम्परेट रीजन की ग्रासलैंड होती है उसको एक बोलते हैं फर्स्ट, उसमें सेकंड आता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे प्रेरीज के बारे में, प्रेरीज के बारे में। ठीक है, जो प्रेरीज होता है ये एग्जाम्पल है टेम्परेट ग्रासलैंड का। ठीक है, क्यों? देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नीचे मैक्सिको है यहाँ पे, सी, ऊपर कनाडा है, और बीच में क्या बोलते हैं, यहाँ पे है यूएसए। देखिए यहाँ पे आप प्रेरीज देख सकते हैं, यू कैन सी ना। जी, ये हो गया प्रेरीज ग्रासलैंड। ठीक है, ये है टेम्परेट रीजन में। ओके, सी, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती है नॉर्थ अमेरिका में वो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, उसको हम प्रेरीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसा रीजन है जो रीजन फ्लैट है। ठीक है, जेंटली हिली लैंड है यहाँ पे। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है प्रेरीज का वो ट्रीलेस है, वहाँ पे ट्रीज ज्यादा हमें नहीं देखने को मिलते। ठीक है, ओके, बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैंकिंग रिवर्स वैलीज वुडलैंड कैन बी फाउंड। जो लो लाइंग प्लेन्स होंगे वहां पे हमें रिवर और वुडलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ की ग्रासेस होती है थोड़ी टॉल होती है, कितनी, 2 से ऊंची मीटर की टॉल होती है। ठीक है, एंड इट इज एक्चुअली कॉल्ड अ सी ऑफ ग्रास। देखिए, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्रेरीज। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सी ऑफ ग्रास है, ग्रास का सी है जैसे। ठीक है, अब देखिए, जो प्रेरीज है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इट इज बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। पिक्चर पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रेरीज है। ठीक है, ये प्रेरीज है। ठीक है, यहाँ पे रॉकी माउंटेन देखने को मिल रहा है हमें इसके वेस्ट में। ओके, यहाँ पे आपको लेक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रखा है, जो प्रेरीज है इट इज सराउंडेड बाय द रॉकी माउंटेन्स एंड लेक्स। ओके, लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो मैंने आपको दिखा दिया, यू कैन सी दैट द प्रेरीज कवर्ड पार्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, अभी कौन कौन सी कंट्रीज क्या बोलते हैं इंक्लूड करता है? यूएसए और कनाडा। ठीक है, जो यूएसए है इसमें क्या होता है, दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द मिसिसिपी रिवर। ठीक है, जो एरिया है यहाँ पे हमें कौन सी रिवर की ट्राइब्यूटरीज देखने को मिलती है? मिसिसिपी रिवर की। ठीक है, और जो कैनेडियन प्रेरीज है जो कनाडा में फैला हुआ है, इट इज ड्रेन्ड बाय द ट्राइब्यूटरीज ऑफ सस्कैचुअन रिवर। ठीक है, ओके, जो यूएस वाला पार्ट है यहाँ पे हमें किसकी ट्राइब्यूटरीज देखने को मिलती है? जो नीचे वाला पार्ट है मिसिसिपी रिवर की। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हमें किसकी ट्राइब्यूटरीज देखने को मिलती है? इट्स सस्कैचुअन रिवर की। ठीक है, ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए,
अब यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? देखिए, अब जो ये प्रेरीज़ है, ये कहाँ पे अवेलेबल हैं? ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है। जैसे पूरा ही पूरा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का, तो इसके बिल्कुल हार्ट पे ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है? देखिए लैंडलॉक्ड है ये एरिया, है ना? तो ऑब्वियसली अगर लैंडलॉक्ड है ये एरिया तो क्या बोलते हैं जो क्लाइमेट होगा जो ये होगा एक्सट्रीम टेम्परेचर का। एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स जो समर होगी वो वार्म होंगी, ठीक है? अ, विद टेम्परेचर कितना 20 डिग्री और जो विंटर होगी वो जा सकता है -20 डिग्री तक का, ठीक है। इन विंटर थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर दिस रीजन और विंटर में क्या होता है थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है इस रीजन में और ये जो रीजन है ये पूरा कवर अप हो जाता है, ठीक है। ओके, जो एनुअल रेनफॉल यहाँ पे गिर रही है वो कैसी होगी वो होगी मॉडरेट, ठीक है। इतनी इतना पानी गिरता है विच इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रास, ठीक है। अब ऑब्वियस है यार अगर मॉडरेट पानी गिर रहा है तभी वहाँ पे ग्रास अवेलेबल है तभी ग्रास मिल जाएगा। बहुत पानी गिरता तो वहाँ पे ट्रीज बन जाते नहीं, है ना? तो इसलिए इतना पानी होता है यहाँ पे इतनी रेनफॉल होती है विच इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉकी माउंटेन है, यहाँ पे लेक्स है, इसके नॉर्थ और साउथ पे कोई बैरियर नहीं है। अब जो एक एब्सेंट है वो बैरियर, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एक लोकल विंड चलती है जिसको हम बोलते हैं शानूक, ठीक है। ये विंड यहाँ पे चलती है, इट इज कॉल्ड लोकल विंड। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए हमने क्या बोलते हैं इसके बारे में पढ़ लिया हमने। यहाँ पे जो उसका क्लाइमेट है वो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन से हमें फ्लोरा और फोना देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रेरीज है वो प्रैक्टिकली ट्रीलेस होता है, हमें ट्री देखने को नहीं मिलते हैं, है ना? बट लेकिन जहाँ जहाँ एरिया में पानी अवेलेबल होगा वहाँ पे हमें कुछ ट्रीज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये हो गया, क्या बोलते हैं, विलोज, ठीक है। ऑल्डर्स हो गया, ठीक है। पॉपुलर्स हो गया, ये कुछ ट्रीज के नाम है जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, वो एरिया वो प्लेस जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से ओवर क्या बोलते हैं रेनफॉल होती है, वो एरिया सुटेबल है किस चीज़ के लिए? फार्मिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जो वहाँ की सॉइल है इट इज़ फर्टाइल। ओके, तो कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स है जो यहाँ पे उगाई जाती हैं? दैट इज मेज, ठीक है। और पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा अल्फा इज ऑल्सो ग्रोन, ठीक है। एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी लिटिल एंड अनरिलायबल। अब देखिए ये तो एरिया वो हो गया जहाँ पे 50 सेंटीमीटर है उससे ज्यादा रेनफॉल होती है। अब कुछ एरिया ऐसा भी होगा जहाँ पे 50 सेंटीमीटर उससे कम रेनफॉल होती होगी, ठीक है। तो वो एरिया क्या बोलते हैं, इट्स अनरिलायबल, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। तो वहाँ पे क्या होता है वो एरिया क्या होता है, या तो वहाँ पे ग्रासेस होती है, ठीक है, या वो शॉर्ट स्पार्स ऐसे ऐसे ही रहता है, वो खाली रहता है, ठीक है। तो इसलिए वो एरिया कैटल रेयरिंग के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। लार्ज कैटल फार्म कॉल्स जो लार्ज कैटल फार्म्स होते हैं उसको हम रांचर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड लुक्ड आफ्टर बाय द स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज, ठीक है। ओके, यू कैन सी द पिक्चर, ये काउबॉय है विद हिज हॉर्स हॉर्स, ठीक है। बाइसन और द अमेरिकन बफलो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में कौन सा जो एक एनिमल जो इम्पोर्टेंट है दैट इज बाइसर, जिसको अमेरिकन बफेलो भी बोलते हैं, ठीक है। कि नियरली एक्सटेंट हो गया है, क्यों? क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में हंटिंग की गई है, अभी इसको फिलहाल प्रोटेक्टेड स्पीसीज में डाला गया है, दैट्स व्हाई थोड़े प्रिजर्व है। अदरवाइज ये एक नियरली एक्सटेंट उस पे है, ठीक है। और हाँ, इसको छोड़ के और कौन कौन से एनिमल हमें देखने को मिलता है इस रीजन में? दैट इज रैबिट, कायोटीज, गॉस्फर, प्रेरी डॉग, ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो बात करी हमने फ्लोरा एंड फौना की। अब हम बात करेंगे लोगों की। यहाँ पे लोग भी भाई मिलते होंगे हम लोगों को, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, जो यहाँ के जो लोग हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। इन लोगों ने क्या करा है, सक्सेसफुली हार्नेस की टेक्नोलॉजी जिससे कि वो अपने जो उनके नेचुरल रिसोर्स है उनको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। इस एरिया में दो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी? यूएसए और कनाडा, एंड दे बोथ आर डेवलप्ड, ठीक है। डेवलप्ड है तो इनके पास साइंटिफिक मेथड्स है कल्टीवेशन के, जैसे कि दे यूज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स कंबाइन करते हैं, हैज मेड नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए ये सब चीज़ें यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में अब फूड का सरप्लस होने लग गया है, ठीक है। जो प्रेरीज है इसको बोलते हैं हम ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे हमें ह्यूज सरप्लस मिलता है वीट प्रोडक्शन का। यहाँ पे जो वीट का प्रोडक्शन होता है वो इतनी ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम इसको ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है।
डेयरी फार्मिंग होती है यहाँ पे। जो डेयरी बेल्ट है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ग्रेट लेक से लेके अटलांटिक कोस्ट तक, इस एरिया में क्या बोलते हैं डेयरी फार्मिंग होती है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग होती है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, और ये दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, प्रमोट करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। अब देखिए खाना भी है, दूध भी है, तो इससे क्या हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रमोट हो रही है उससे वो, ठीक है। अब ये सब छोड़ के यहाँ पे हमें लार्ज मिनरल डिपॉजिट भी मिलते हैं, जैसे कि हमें कोल मिलता है, आयरन मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे, कैनाल, ये भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट इट इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं द वेल्ट, ठीक है। अब देखिए, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका की, उसको हम वेल्ट बोलते हैं। देखिए, ये हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी द ग्रासलैंड। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, वेल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब वेल्ट क्या है, इट्स अ रोलिंग प्लेट्यू, ठीक है। ये इट्स अ रोलिंग प्लेट्यू मतलब कि पठार एरिया है, ठीक है, जो टेबल फॉर्म में होता है एरिया, ठीक है। उसकी हाइट कितने से कितने तक है, 600 मीटर से लेके 1100 मीटर के बीच में, ठीक है। इट इज बाउंड बाय द ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट। इसके ईस्ट साइड पे हमें ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन देखने को मिलता है, ठीक है। और वेस्ट पे हमें देखने को मिलता है कालाहारी डेजर्ट। यहाँ पे वी कैन सी कालाहारी डेजर्ट, और यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, ठीक है। जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो ये वाला पार्ट है इसका, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, हाई वेट्स देखने को मिलते हैं, जिनकी हाइट 1600 मीटर तक जाती है, ठीक है। Okay, look at the map of Africa. Name the countries that are covered by the Veldt. The tributaries of the river Orange and Limpopo drains the region. ये दिस इज योर एक्टिविटी, आपको देखना है कि जो ये वाला क्या बोलते हैं ग्रासलैंड है, कौन कौन से एरिया को कवर करता है, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर की ट्राइब्यूटरीज जाती है। इट इज योर एक्टिविटी, ये आपको करना है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू गूगल यार, इतना तो आप कर सकते हो। अब देखिए क्लाइमेट क्या होता है, यहाँ पे हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा माइल्ड क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है, अगर ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे है इंडियन ओशियंस। तो ये इसकी वजह से क्या बोलते हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन। जो विंटर्स होंगी वो कोल्ड और ड्राई होंगी, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा, 5 से 10 डिग्री के बीच में, और जुलाई क्या होगा, वो कोल्डेस्ट मंथ होगा, ठीक है। क्यों? क्यों होगा कोल्डेस्ट मंथ जुलाई में? क्योंकि देखिए जो सन होगा वो ट्रॉपिक वो इक्वेटर के उस पार होगा, नॉर्थ पे होगा। जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, यहाँ पे सन होगा नहीं, तो यहाँ पे जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ पे ठंड होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जुलाई में हमारे यहाँ गर्मी होती है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ, ठीक है। समर शॉर्ट होंगी, वार्म होंगी। जोहान्सबर्ग रिकॉर्ड द 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दिस समर, ठीक है। इट इज़ अ रीजन जहाँ पे अभी तक 20 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है समर में। अब देखिए, जो वेल्ट है रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ। जनरली यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेनफॉल कब होती है, जब इनके यहाँ पे समर मंथ होता है। समर कब होती है, नवंबर से लेके फरवरी के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार्म ओशन करंट फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर पानी गिरता है, ठीक है। इफ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ, हाँ, अगर और जो क्या होता है विंटर मंथ में जो रेनफॉल स्कैंटी होती है, कब से कब तक, जून से अगस्त तक। तो उस टाइम पे ड्रॉट भी आ सकती है यहाँ पे। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमने क्लाइमेट तो पढ़ लिया इसका, अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा फोना के बारे में। अब देखिए, जो वेजिटेशन होगी वो स्पार्स होगी, ठीक है। जो ग्रासेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे, ठीक है। रेड ग्रास ग्रोस कर, जो यहाँ पे रेड ग्रास जो होती है वो ग्रो करती है, ठीक है। इन दी हाई वेल्ड इन दी हाई वेल्ड अकाशिया द मरूला वाज सीन टू बी ग्रोइंग, ठीक है। और हमें एनिमल कौन कौन से देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि लायन, लेपर्ड, चीता, कुडू, ये वाले एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पीपल के बारे में, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनके बारे में, ठीक है। जो ये रीजन है यहाँ पे जनरली कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, दैट इज कैटल रियरिंग, ठीक है, और माइनिंग,
ठीक ठीक है। क्यों एग्रीकल्चर क्यों नहीं होता यहाँ पे? क्योंकि जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। हाउएवर वेयर द लैंड इज फर्टाइल, और जहाँ जिस एरिया में जो लैंड फर्टाइल होगी वहाँ पे थोड़ी अमाउंट में एग्रीकल्चर होता होगा। और कौन कौन सी मेन क्रॉप उगाई जाती है? दैट इज मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो, ठीक है। और कौन कौन सी कैश क्रॉप? टबैको, शुगर केन एंड कॉटन। ये क्रॉप्स हैं जो ग्रो होती है, ठीक है। पर लेकिन जो उनका प्राइमरी जो है एक्टिविटी दे परफॉर्म, दैट इज शिप रेयरिंग, ठीक है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। अब देखिए, जो शीप है वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? वूल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है? वूल इंडस्ट्री प्रमोट होती है, ठीक है। और कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जिसको हम यूज़ करते हैं इसमें? इट्स अ मेरिनो शिप, जिसका हम पॉपुलर स्पीशीज जिसको हम वूल बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर कैटल रेयरिंग के बाद यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी क्या बोलते हैं होती है, ठीक है। अब कैटल कहाँ पे, जो कैटल रेयरिंग है वो कहाँ पे होता है? वो वार्मर और वेटर रीजन में होता है, ठीक है। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे बटर, चीज प्रोड्यूस फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट। और जो हम यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स जो कर रहे हैं वो खुद के खाने के लिए भी करते हैं ये लोग, और उसको बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। ये तो हो गई बात कैटल रेयरिंग की और डेयरी फार्मिंग की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया दूसरे यहाँ पे मिनरल्स के भी रिजर्व है। कौन कौन से मिनरल्स के रिजर्व है? जैसे आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड और डायमंड की भी माइनिंग होती है, ठीक है। जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जो जोहान्सबर्ग रीजन है, इट इज कॉल्ड द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और जो किम्बरली है, इट इज फेमस फॉर डायमंड माइंस। जो ये रीजन है, इट इज फेमस फॉर डायमंड माइंस, ठीक है। जो माइनिंग होती है डायमंड की और गोल्ड की साउथ अफ्रीका में led to the establishment of trade ties with the Britain, and gradually South Africa became the British colony। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बोलते हैं डायमंड और गोल्ड अवेलेबल था, दैट्स वाई जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वो अट्रैक्ट हुई थी यहाँ पे, और इसलिए यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द मिनरल रिच एरिया हैज़ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। जो मिनरल रिच एरिया है वहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, ओके। और यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच।